हेलो स्टूडेंट्स। लॉ के इस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे क्रिमिनल लॉ इन इंडिया। एक चीज, इसके पहले हमने लॉ ऑफ टॉर्ट पढ़ लिया, प्रॉपर्टी लॉ पढ़ लिया। उन सब में हमने कोई ना कोई एक्ट पढ़ा था। लॉ ऑफ टॉर्ट एक एक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था, बट क्रिमिनल लॉ में हमें कोई स्पेसिफिक एक्ट नहीं पढ़ना है। हमें उनकी छोटी छोटी चीजें पढ़नी है कि क्रिमिनल लॉ में क्या क्या चीजें रेलिवेंट होती हैं। क्रिमिनल लॉ में आज के टाइम पे आईपीसी और सीआरपीसी ये एक्ट है। हमें इस एक्ट की कुछ चीजें पढ़नी है। इसमें हम कोई भी एक्ट प्रॉपर एक्ट के सेक्शन ये सब नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ हमें इसमें समझना है कि क्रिमिनल लॉ में जो बहुत सारे टर्म्स होते हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता, उन टर्म्स का मीनिंग क्या है। स्टार्ट करते हैं हम कुछ टर्म्स से जिनका मीनिंग हम समझेंगे और जो हमारे क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड है। आगे चल के जब हम लॉ को प्रॉपर पढ़ेंगे उस टाइम हम इन वर्ड्स को लॉ में जब एक्ट पढ़ रहे होंगे उन एक्ट्स में पढ़ेंगे। सबसे पहला एक टर्म है मेंस रिया। मेंस रिया जो हमारा टर्म है उसका सिंपल भाषा में मतलब है गिल्टी माइंड। मेंस रिया मतलब गिल्टी माइंड। गिल्टी माइंड का मतलब है आपने अगर कोई एक्ट किया, वो एक्ट करने के लिए आपका माइंड पहले से तैयार था, गिल्टी था, गलत करने का सोचा हुआ था आपने, फिर गलत किया, उसको हम बोलते हैं मेंस रिया। अब इसमें मेंस रिया में हमारा एक फ्रेज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए, वो है एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस सेट रिया। इसको हम सिंपल से समझते हैं। इसका मतलब है कोई भी एक्ट अगर गिल्टी माइंड से, गिल्टी इंटेंशन से, रॉन्ग इंटेंशन से नहीं किया गया है तो उसको हम कोई मतलब अगर रॉन्ग इंटेंशन से नहीं किया गया तो हमने गलत नहीं किया है। मतलब एक क्राइम करने के लिए गिल्टी माइंड का होना जरूरी है। अगर गिल्टी माइंड नहीं है, मेरा इंटेंशन गलत नहीं है, तो इस केस में मुझे बहुत ज्यादा सजा, बहुत ज्यादा पनिशमेंट नहीं मिल सकती। इसमें हम एक एग्जांपल से समझते हैं। आप ऐसे ही सड़क पे जा रहे हो और एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस केस में आपने सोचा नहीं था, आपने सोच के नहीं रखा कि आज जो आएगा इस नंबर प्लेट का होगा उसका एक्सीडेंट करना है, नहीं। लेकिन वही कहीं कहीं होता है, कुछ लोग प्लान करके कि किसी का पीछा कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, वो इस टाइम जाता है बाहर, फिर हम गए, हमने उसकी गाड़ी को ठोक दिया। उस टाइम पे हमारा गिल्टी माइंड है क्योंकि हम जानबूझ के उसी पर्सन को इंटेंशन के साथ मारना चाह रहे हैं। मेंस रिया का मतलब हमारा होता है हमने जो किया है गलत, हमने कोई ऑफेंस किया है, उसके लिए हमारा माइंड गिल्टी था, मतलब हमारी इंटेंशन गलत करने की थी। अगर हमारी इंटेंशन गलत करने की नहीं थी तो वो हमने क्राइम नहीं किया, ठीक है। उसके बाद हमारा एक टर्म है थेफ्ट। थेफ्ट का मतलब सिंपली किसी पर्सन का कोई भी प्रॉपर्टी, यहाँ थेफ्ट में मूवेबल प्रॉपर्टी आएगी, कोई भी दूसरे पर्सन की मूवेबल प्रॉपर्टी आपने बिना उसके कंसेंट के, बिना उसके परमिशन के ले ली, अपने पास रख ली। सिंपल से समझते हैं। मूविंग एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी जिसको हम हटा सकते हैं, यहां से उठा के वहां रख सकते हैं, मूव कर सकते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी इंटेंशन, क्या इंटेंशन कि उसको हम ले जाए, टेकिंग अवे विदाउट कंसेंट, बिना उस पर्सन के कंसेंट के, वो होता है हमारा थेफ्ट। उसके बाद है एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन का मतलब है किसी सामने वाले पर्सन को डराना, वो होता है हमारा एक्सटेंशन, मेकिंग थ्रेट टू अनदर पर्सन, और उसको फोर्स करना, जो उसके पोजीशन में है वो ले लेना। अब यहाँ पे ना एक्सटॉर्शन में ना आपका मूवेबल भी हो सकता है, इमूवेबल भी हो सकता है। एक्सटॉर्शन, आपने सामने वाले पर्सन को फोर्स किया कि वो अपना इमूवेबल प्रॉपर्टी या मूवेबल प्रॉपर्टी अपने पोजीशन से हटा के आपको दे दे, यहाँ पे थ्रेट है, ठीक है। उसके बाद है चीटिंग। चीटिंग का मतलब किसी सामने वाले पर्सन का गलत एडवांटेज लेना, उसको गलत तरीके से, उसको मतलब उसका मेनली उसका एडवांटेज लेना डिसऑनेस्टली वे में। डिसऑनेस्टली वे में आपने ऐसा काम किया और आपने उस चीज का फायदा उठाया। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो टर्म्स आपके
एग्जाम के लिए भी रेलेवेंट है और क्रिमिनल लॉ को पढ़ने से पहले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप आगे जाके लॉ पढ़ोगे तो ये टर्म्स आपको पहले से ही पता होने चाहिए। उसके बाद एक हमारा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या होता है? जब कोई एक एक्ट हो रहा है जो क्रिमिनल नेचर का है। हमने पढ़ा था दो तरीके के रॉन्ग हो सकते हैं, सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल रॉन्ग। हमने लॉ ऑफ टॉर्ट में पढ़ा था क्रिमिनल रॉन्ग का मतलब लॉ जो रॉन्ग अगेंस्ट सोसाइटी, कुछ बड़ा आपने कर दिया सोसाइटी के अगेंस्ट, जैसे एक एग्जांपल सेट हो गया, वो होता है रॉन्ग अगेंस्ट सोसाइटी, क्रिमिनल रॉन्ग। तो यहाँ पे हम क्रिमिनल रॉन्ग के बारे में पढ़ रहे हैं, कोई ऐसा क्रिमिनल एक्ट जो क्रिमिनल नेचर का है, जहां पे बहुत सारे लोगों ने किया है। यहाँ पे हम एक पर्सन की बात नहीं कर रहे, बहुत सारे सेवरल पर्सन है जिनकी इंटेंशन कॉमन है, सबकी इंटेंशन कॉमन है, वो ऐसे ही लायबल माने जाएंगे जैसे एक पर्सन ने किया हुआ क्राइम लायबल माना जाता है। मतलब किया है कोई क्रिमिनल एक्ट, लोग बहुत हैं, लेकिन अब उन सब लोगों को हम ऐसे ही ट्रीट करेंगे क्योंकि वो पूरा क्राइम एक ही पर्सन ने किया है, वो होता है हमारा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। उसके बाद है किडनैपिंग। किडनैपिंग का मतलब, किडनैपिंग जो हमारा टर्म है उसका मतलब है फोर्सिबली टेकिंग। हमने फोर्स के साथ, जबरदस्ती हमने किसी को बिना कंसेंट के डिटेन किया है, किसी भी पर्सन को फोर्सिबली हमने। अब यहाँ पे फोर्स जरूरी नहीं है फोर्स होगा, फोर्स के बिना भी अगर आप किसी छोटे बच्चे को किडनैप कर रहे हो, कोई पर्सन किसी छोटे बच्चे को किडनैप कर रहे हो, उसको सिर्फ उसने चॉकलेट दिखाई, प्यार मोहब्बत से उसको लेके गए, जरूरी नहीं है कि फोर्सिबली हो, बट आपने विदाउट कंसेंट उस पर्सन को डिटेन किया है, अपने पास रोक रखा है। हम ये भी नहीं बोल रहे कहीं और लेके जा रहे हो, अगर विदाउट कंसेंट किसी ने किसी पर्सन को रोक रखा है, उसको किडनैपिंग माना जाएगा। अब यहाँ पे पेरेंट्स और लीगल अगर लॉ ने किसी पर्सन का, किसी चाइल्ड की बात करें, किसी चाइल्ड का अगर कोई पेरेंट्स नहीं है, तो उस केस में उनके कोई ना कोई लीगल गार्जियन है, और लीगल गार्जियन से या तो आपने उस बच्चे को डिटेन किया है या तो पेरेंट्स से डिटेन किया है, तो वो हमारा किडनैपिंग माना जाएगा, लेकिन वो पेरेंट्स खुद किडनैपर्स नहीं माने जाएंगे। ठीक है। उसके बाद है असॉल्ट। असॉल्ट हमने लॉ ऑफ टॉर्ट में भी पढ़ा था, यहाँ पे भी हम समझते हैं मेकिंग गेस्चर्स एंड काइंड ऑफ, यहाँ पे काइंड ऑफ प्रिपरेशन, मतलब यहाँ हम प्रिपेयर कर रहे हैं इंटेंशन से और नॉलेज से। मतलब हमें इंटेंशन क्या है कि हम सामने वाले पर्सन को डरा देंगे, उसको थ्रेटन करने के, और पॉसिबल यूज ऑफ फोर्स, उसके साथ ही हम फोर्स का यूज कर सकते हैं। मतलब हमें सामने, मुझे पता है कि ठीक है मैं जो फोर्स यूज नहीं करना, लेकिन मेरे माइंड में है कि मैं सामने वाले पर्सन को डराऊं। पिस्टल है मेरे पास, मुझे पता है मुझे पिस्टल शूट नहीं करनी, मैं बस पिस्टल लेके उसको डरा रही हूँ, उसके वहां सर पे मैंने रख दिया। सामने वाला पर्सन तो डर रहा है कि हाँ भाई जब इसने पिस्टल रखा है वो शूट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे असॉल्ट में हमारे इंटेंशन है कि सामने वाले पर्सन को हम डरा सके, सामने वाला पर्सन हमसे डरे, उस इंटेंशन के साथ हम काम कर रहे हैं, उस टर्म को, उस चीज को हम बोलेंगे असॉल्ट। अब असॉल्ट में, अब जैसे ही आपने उसको डराया, डराते डराते अगर आपने सच में वो काम कर दिया, आप उसको पिस्टल से डरा रहे थे, आपने शूट कर दिया, तो वो असॉल्ट से एक स्टेप आगे चला जाएगा, वहां पे क्राइम हो चुका है असॉल्ट में। अब यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, आप असॉल्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आपके माइंड पूरा माइंड सेट है कि आप सामने वाले पर्सन को मारोगे नहीं, आप सामने वाले पर्सन को सिर्फ डराओगे, लेकिन उस डराने की वजह से ही कभी कभी होता है सामने वाले पर्सन को जिसको आप डरा रहे हो उसका हार्ट अटैक आ जाए, उसको लगे कुछ ना कुछ हो जाए, उस केस में भी उसमें भी केस बन सकता है कि आपने उस पर्सन को इतना डराया कि उसकी डेथ हो गई। अब डेथ, चाहे आपने मारा चाहे आपने डराया, अगर आपकी वजह से ही डेथ हो गई तो आप पे क्रिमिनल का जो केस है वो बन सकता है। अगर आपका इंटेंशन, उसको मारने की इंटेंशन नहीं है लेकिन उसको डराने तक की इंटेंशन है, तब भी बन सकता है। उसके बाद है हमारा प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस, इसमें क्या है, एक आपने ऐसा एक्ट किया है
जिस एक्ट को उस एक्ट को आपने क्यों किया, उसके पीछे का रीजन होना चाहिए, आपने खुद को बचाने के लिए किया है, तो वो होगा सेल्फ डिफेंस, डिफेंड वन सेल्फ। ठीक है, इसमें भी है रीजनेबल डिफेंस, साथ में मस्ट बी प्रोपोर्शनल। इसको समझ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट डिफेंस में हमें पता है हमें खुद को बचाने के लिए हमने सामने वाले पर्सन को हार्म पहुंचाया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हार्म पहुंचाया ना वो रीजनेबल होना चाहिए या प्रोपोर्शन में होना चाहिए। मतलब अगर सामने वाला पर्सन चल के आ रहा है आपके पास और उसके हाथ में मतलब कोई पिस्टल नहीं है, उसके हाथ में नॉर्मल सा एक लकड़ी है या वो कुछ भी नहीं, वो आपको बस थप्पड़ मारने आ रहा है, उस केस में वो आया, उसने आपको थप्पड़ मारने का एक्शन किया, तब तक आपने उसको हाथ को रोक दिया। अब यहाँ पे उसके हाथ को रोकना, उसको एक थप्पड़ मार देना, ये रीजनेबल है। लेकिन वो आपको थप्पड़ मारने आया, उसने आपको थप्पड़ मारा, उस थप्पड़ के बदले आपने उसकी जान ले ली, तो वो रीजनेबल नहीं है। उस केस में आप ये बोल के नहीं बच सकते कि वो मुझे मारने आ रहा था इस वजह से मैंने उसकी जान ले ली। जो आप एक्ट कर रहे हो प्राइवेट डिफेंस में भी वो रीजनेबल होना चाहिए, प्रोपोर्शन में होना चाहिए। कोई पर्सन आया, आपका कोई फोन उठा के वो भाग रहा है, अब उस केस में आप उसके पीछे जा रहे हो, उससे आपका फोन मिल गया, आपने उसे तो थप्पड़ मारे, पुलिस को बुला के उसको भेज दिया, ये ठीक है। अब आपने उसको मार मार के उसकी जान ले ली उस टाइम पे, ये गलत है, वो रीजनेबल नहीं है। आपको फोन मिल गया, आप उसकी पुलिस कंप्लेन करो, ये रीजनेबल हो सकता है, बट ये नहीं कि आप उसको मार दो। उसके अलावा आप किसी पुलिस स्टेशन के बाहर हो, आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, उस केस में मतलब प्राइवेट डिफेंस आपको अलाउ है, बट आप उसमें प्राइवेट डिफेंस के केस में भी आप सीधा, अगर आपके पास है कोई ऑप्शन नहीं है, पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ो तो ऑप्शन है, पुलिस स्टेशन भाग सकते हो। आपके पास अगर टाइम है आधा एक घंटे का, किसी ने आपके साथ गलत किया है, तो एकदम से ही आपको रिप्लिकेट नहीं करना है कि हम तुरंत, अगर आपके पास उस केस में टाइम होगा, आप पहले पुलिस की मदद लोगे। अगर टाइम ही नहीं है, उस केस में आप कुछ ना कुछ एक्ट ऐसा कर सकते हो। लेकिन प्राइवेट डिफेंस में भी हर एक एक्ट रीजनेबल होना चाहिए, और अगर आपके पास प्रॉपर टाइम है पुलिस स्टेशन जाने का या पुलिस को केस कॉल करने का, तब आप पहले वही करोगे, अदरवाइज आप पे ही उल्टा केस हो जाएगा। ये चीज का ध्यान रखना है हमें। प्राइवेट डिफेंस हमारे पास है, लेकिन प्राइवेट डिफेंस का गलत फायदा नहीं उठाना। कोई पर्सन मारने आ रहा है तो वो डिपेंड करता है कि वो क्या कर रहा था, किस चीज से वो मारने आ रहा है। बंदा सीधा नॉर्मली आ रहा है, आपको लगा वो सिर्फ आपको डराने आ रहा है और आपको लगा कि वो बिल्कुल ही मार देगा, उसके बाद में पुलिस आई, उसने देखा कि उसके पास तो कोई हथियार ही नहीं है, बट आपने उसे जान से मार दिया, तो उस केस में आप पे केस हो जाएगा। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है प्राइवेट डिफेंस में भी कि आप रीजनेबल और प्रोपोर्शनल ही दूसरे पर्सन को हार्म पहुंचाओ। अब इसका जनरल एक्सेप्शन है एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 7 ईयर। अगर कोई चाइल्ड है 7 ईयर से कम है, क्योंकि 7 ईयर तक माना जाता है कि वो उतने ज्यादा, उनकी सोच समझ उतनी ज्यादा डेवलप नहीं होती, तो अगर उससे छोटे बच्चे ने अगर कुछ ऐसा कर दिया तो आप उसके अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस नहीं यूज कर सकते कि भाई उसने आपको थप्पड़ मारा तो आप उसको जाके मार रहे हो इतना ज्यादा, वो नहीं। उस आपको केस टू केस डिपेंड करता है कि किस चीज में आप कितना प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकते हो। उसके बाद इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन का मतलब है कि उस टाइम पे वो पर्सन अपने होशो हवास में नहीं था, इंटॉक्सिक था, जैसे कुछ मतलब नशे में था, हम सिंपल भाषा में ये बोल सकते हैं। अब यहाँ पे वो पर्सन इंटॉक्सिकेट था, इंटॉक्सिकेशन से अफेक्टेड था, कब? जब वो एक्ट कर रहा था। अब ऐसा नहीं पहले तो उसने क्राइम कर दिया, पहले उसने गलत कर दिया, उसके बाद वो इंटॉक्सिकेशन नहीं, जिस टाइम आपने वो काम किया, जिस टाइम वो एक्ट हुआ, उस टाइम पे वो अफेक्टेड था इंटॉक्सिकेशन से। उसके अलावा इनकेपेबल, वो नहीं समझ पा रहा था कि उसने एक्ट क्या किया, एक्ट वो उसने क्राइम कर दिया या वो कुछ गलत कर रहा है, वो सोचने की हालत में नहीं था, उसे पता नहीं था, वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या कर रहा है। उसके अलावा विदाउट नॉलेज, मतलब जो इंटॉक्सिकेशन है वो आपके नॉलेज के
विदाउट आपके नॉलेज में नहीं है, किसी ने आपको जानबूझ के वो ड्रिंक दी है, या आपको नहीं पता कि आप वो ड्रिंक कर रहे हो, आप कुछ इंटॉक्सिकेट चीज आप ले रहे हो, वो चीज आपको पता नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जानबूझ के आप जानबूझ के इंटॉक्सिकेट हो गए फिर आपने कोई क्राइम किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। विदाउट नॉलेज विदाउट कंसेंट होना चाहिए। उसके बाद अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, मतलब जिस पर्सन ने गलत किया है आपके अगेंस्ट, वो अनसाउंड माइंड है, उस टाइम वो केपेबल नहीं है चीजें सोचने के लिए, या उसको पता नहीं है, साउंड माइंड का पर्सन नहीं है। अनसाउंड माइंड को हमने इसकी पहले वाली क्लास में भी, थॉट में भी डिस्कस किया था, सॉरी हमने उसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिस्कस किया था। अनसाउंड माइंड को, अनसाउंड माइंड का मतलब है जो अपने सोचने की स्थिति में नहीं है, जो उस पोजीशन में नहीं है कि सोच सके। अनसाउंड माइंड में हम मेंटल अनस्टेबल लोगों को भी बोल सकते हैं कि जो मेंटली स्टेबल नहीं है, उस स्टेट में, जिस स्टेट में वो पर्सन मेंटल स्टेबल नहीं है, उसने कोई एक्ट कर दिया तो वो भी जनरल एक्सेप्शन में आएगा। उसके अगेंस्ट भी आप नहीं कुछ ना, उसके अगेंस्ट आप कुछ रॉन्ग नहीं कर सकते अगर वो उतना ज्यादा हार्मफुल नहीं है आपके लिए। तो हमारे कैट के हमारे एग्जाम में, लीगल स्टडीज के एग्जाम में ये चीजें पूछी जाएंगी। अभी ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड। इसमें कोई एक्ट नहीं है, कोई सेक्शन लर्न नहीं करने, इसमें ना ही कोई केस लॉ आपको लर्न करने हैं, बस आपको इन टर्म्स की मीनिंग पता होनी चाहिए। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे हमने पढ़ा किडनैपिंग, असॉल्ट, चीटिंग, एक्सटॉर्शन, तो आपको पता होना चाहिए। आपको एग्जाम्पल दिया, आपको प्रॉपर क्वेश्चन दिया है, अब आपको ये पहचानना है कि हाँ ये थेफ्ट है, एक्सटॉर्शन है, चीटिंग है, असॉल्ट है। अगर आपको इन सब के मतलब पता है तो आप एग्जाम में आसानी से लिख सकते हो। मेंस रिया में आपको ये पूछा जाता है कि एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस एट्रिया का मतलब क्या है। वो एक्ट, अब जब तक एक मेंस रिया नहीं है, इंटेंशन, एक गिल्टी माइंड नहीं है, तब तक एक्ट को हम क्राइम नहीं बोलेंगे। तो ये सब चीजें हमारी क्रिमिनल लॉ में, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओके।